Hello everyone. Today I will discuss the Keynesian theory of employment. इसके पहले हम लोग क्लासिकल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हम देखें कि एक सामान्य स्थिति, अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति पूर्ण रोजगार की होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट की होती है। यदि किसी समय फुल एम्प्लॉयमेंट से डिविएट भी करती है तो एक स्वतः पावर होती है, शक्ति होती है कि वो पुनः फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ जाए, पूर्ण रोजगार की स्थिति में आ जाए। 1936 में केन्स की बुक पब्लिश हुई थी, द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जिसमें उन्होंने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की थियोरी, एम्प्लॉयमेंट थियोरी को क्रिटिसाइज किया था। और इनके थियोरी को बल मिला इसलिए कि जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था उसमें जो थियोरी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने जो दिया था एम्प्लॉयमेंट की थियोरी, वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया था, क्योंकि उन्होंने कहा था अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट यदि इंटरफेरेंस करती है तो ही असंतुलन पैदा होगा, डिसबैलेंस होगा। नहीं तो यदि किसी समय फुल रोजगार की स्थिति से अर्थव्यवस्था डिविएट भी करती है तो स्वतःकारी जो पावर है वो क्या करेगी, अर्थव्यवस्था को पूर्ण रोजगार की स्थिति में ला देगी। जो कि ग्रेट डिप्रेशन के बाद की स्थिति हम देखते हैं कि जो थियोरी वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। तो जो इनका जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इस बुक में जो उन्होंने जिस थियोरी को सपोर्ट किया तो वो थियोरी जो है काफ़ी प्रचलित हुआ। तो केन्स का जो थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, यानी एम्प्लॉयमेंट थियोरी है, वो जो है बेस्ड है इफेक्टिव डिमांड पर। इफेक्टिव डिमांड क्या होता है? इफेक्टिव डिमांड होता है कि जो हमारा टोटल एक्सपेंस है, जो हम सर्विसेज, गुड्स और इन्वेस्टमेंट पे करते हैं, उसको ही हम इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। तो केन्स के अनुसार था कि इफेक्टिव डिमांड यदि, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो केन्स की एम्प्लॉयमेंट थियोरी थी वो शॉर्ट रन पे बेस्ड था। यानी केन्स का ऐसा कहना था कि लंबे समय में हम लोग मर जाते हैं तो कोई मतलब नहीं है लंबे समय में थियोरी का। तो इसलिए केन्स की थियोरी जो थी, एम्प्लॉयमेंट थियोरी, वो शॉर्ट रन पे बेस्ड थी। और शॉर्ट रन में उन्होंने सपोज किया था कि अल्पकाल में उत्पादन के बहुत सारे साधन हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी है, लैंड है, फिर इफ़िशियंसी ऑफ लेबर्स है, सप्लाई ऑफ लेबर्स है। ये सारी जो चीज़ें हैं उन्होंने कांस्टेंट रखा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि उत्पादन में जो परिवर्तन होगा वो कैसे होगा परिवर्तन, यानी कि उत्पादन को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा। तो उन्होंने जो कहा था कि यदि उत्पादन को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, रोजगार में वृद्धि करना पड़ेगा, वाइस वर्सा। यदि रोजगार में कमी हुआ तो हमारा क्या होगा, उत्पादन घट जाएगा। तो केन्स के अनुसार जो था, ये हमारा एम्प्लॉयमेंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेशनल इनकम, इसलिए जो है ये थियोरी को जो है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम भी कहते हैं इस थियोरी को। कि यदि हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, ये बढ़ेगा तो हमारा जो है नेशनल इनकम भी बढ़ेगा, और ये घटता है तो हमारा नेशनल इनकम भी घटेगा। तो ये जो थियोरी थी शॉर्ट रन बेस्ड थी, और जो एम्प्लॉयमेंट था वो जो है राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता था। और जो इस एम्प्लॉयमेंट थियोरी का जो बेस था वो था प्रभावपूर्ण मांग। प्रभावपूर्ण मांग यदि बढ़ता है इकोनॉमी में तो एम्प्लॉयमेंट भी अधिक होगा, प्रभावपूर्ण मांग घटता है तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। यानी कि यदि हम इफेक्टिव डिमांड की बात करते हैं तो ये क्या दिखाता है, टोटल डिमांड। हमारा टोटल डिमांड किसका दिखाता है, जो हम फाइनल गुड्स पे करते हैं, फाइनल गुड्स पे करते हैं, सर्विसेज पर करते हैं, एंड इन्वेस्टमेंट।
ये जो है हमारा, ये दिखाता है, ये हमारा इफेक्टिव डिमांड है। यानी कि एक तरह से हम बोले, जो हमारा इनकम होता है उसको हम कंजम्पशन पे खर्च करें तो क्या होगा, हमारा कंजम्पशन अधिक होने का मतलब है कि उस वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करना पड़ेगा। तो वृद्धि करने के लिए हमको क्या करें, चूंकि ये थियरी जो है शॉर्ट रन में दिया गया, शॉर्ट रन के लिए इम्प्लीमेंट हो रहा है। शॉर्ट रन में हम टेक्नोलॉजी को हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट कर दे रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं ला रहे हैं। जो लेबर की इफिशियंसी है वो भी हम जो है उसको भी कांस्टेंट कर रहे हैं, अनचेंज्ड कर रहे हैं। तो सप्लाई जो क्या बोलते हैं कैपिटल गुड्स का है उसको भी हम अनचेंज्ड कर दे रहे हैं। तो अब क्या होगा कि हमको उत्पादन बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको उत्पादन बढ़ाने के लिए रोजगार में वृद्धि करनी, यानी कि लेबर को लगाना पड़ेगा। शॉर्ट रन में लेबर से ही हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो अब मान लेते हैं कि किसी समय कि जो हमारा, यदि हम बोलते हैं y इक्वल टू सी प्लस आई, तो ये C में गैप होता है कंजम्पशन और इनकम में, हमारा कंजम्पशन कम होता है। जो हमारा इनकम है तो हमारा कंजम्पशन कम होगा, तो हम इफेक्टिव डिमांड में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट भी है उसमें, तो यानी कि निवेश में वृद्धि करके हम क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव डिमांड को बढ़ा सकते हैं। यदि कंजम्पशन और इनकम में गैप है, हमारा इनकम 100 रुपया है और हमने कंजम्पशन किया है 30 रुपया या 40 रुपया 50 रुपया का, तो जो गैप होता है, चूंकि हमारा जब तक कि डिमांड नहीं होगा ज़्यादा तब तक हम रोजगार में वृद्धि नहीं कर सकते। तो हमको रोजगार में वृद्धि कराने के लिए डिमांड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट डिमांड भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट डिमांड को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि इफेक्टिव डिमांड बढ़ने से ये बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ये घटेगा तो एम्प्लॉयमेंट घटेगा। तो जो केन्स की एम्प्लॉयमेंट थियरी है वो जो है उसका केंद्र में क्या है, उसका मूल में क्या है, बेसिक क्या है कि हमारा जो ये जो रोजगार है वो इफेक्टिव डिमांड के बढ़ने से बढ़ेगा और इफेक्टिव डिमांड्स के घटने से घटेगा। अब ये इफेक्टिव डिमांड जो है वो किन बातों पर निर्भर करता है, तो इफेक्टिव डिमांड डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। ये जो है 2 चीजों पर निर्भर करता है। मैं बता दूं, इफेक्टिव डिमांड फैक्टर्स। पहला जो है ADF, इसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, और जो सेकंड है वो है ASF यानी एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। इन दोनों से हमारा जो है इफेक्टिव डिमांड का एक संतुलन बिंदु निर्धारित होगा। तो ये ADF क्या है, ADF मतलब होता है कि एक सर्टेन एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, यानी एक निश्चित एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, जबकि प्रोड्यूसर सेलर अपने गुड्स को सेल करके और जितना प्राप्त यानी कि रेवेन्यू प्राप्त करने का एक्सपेक्टेशन रखता है, उम्मीद करता है, उसको ही हम ADF कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि एक इन्वेस्टर जो है उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो है ₹100 करोड़, और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है उसका एम्प्लॉयमेंट है 500 लेबर्स, और जो उसका प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट सपोज करते हैं 1 लाख ऐसे, यानी कि उसने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था
500 लेबर लगाया था और जो वो उसका जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड हुआ था वो 1 लाख था। एक और वो कितना था? 1 लाख था। अब वो क्या उम्मीद कर रहा है? वो उम्मीद कर रहा है कि इससे एक्सपेक्ट कर रहा है, उम्मीद कर रहा है कि उसको इससे जो है 1,50,000 का इनकम होगा, या 2 लाख ही हम बोलते हैं कि वो इनकम जो है वो सोच रहा है उसका एक्सपेक्टेड इनकम वो सोच रहा है कि वो 2 लाख का उसका इनकम होगा, 2 लाख का इनकम होगा। ये क्या है? एक्सपेक्टेड इनकम है। यानी कि ये जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है, 500 लेबर जो एम्प्लॉय किया है, वो इस जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उस पे उसने 1 लाख गुड्स का जो प्रोडक्शन किया है, प्रोड्यूस किया है, तो उससे वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको इनकम कितना होगा? 2 लाख के बराबर होगा। तो ये ADF है। अब आता है यहाँ पर क्या है? वो उम्मीद जताता है कि ये हमारा जो प्रोड्यूस है, जो हमारा ये गुड्स है, उससे हम इतना हमारा इनकम होगा। अब सेकंड जो आता है ASF है। चूंकि सप्लाई साइड की बात है तो सप्लाई साइड में क्या है? तो उसको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, लेबर पे इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, कैपिटल पे इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज पे इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, टेक्नोलॉजी पे पड़ रहा है। तो मतलब वो इतना जो इन्वेस्टमेंट है, जो एक्चुअली उसको प्रोडक्शन में कॉस्ट पे करना पड़ा, प्रोड्यूस करने में, गुड्स प्रोड्यूस करने में जो उसको खर्च करना पड़ा, उतना कम से कम उसका निकलना चाहिए, ये है। यानी कि इसमें वो उम्मीद करता है कि वो अपने फाइनल गुड्स को जो गुड्स प्रोड्यूस किया है डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर, उससे इतना पैसा आना ही चाहिए, वो उसका एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पर जो ASF का बात कहते हैं तो वो उसको मिलना चाहिए, उससे कम नहीं मिलना चाहिए। जितना कि वो खर्च किया है उत्पादन करने में, उसको मिलना चाहिए। अब आता है जहां पर ये दोनों ADF इज इक्वल टू ASF हो जाता है। ADF मैं बता चुकी हूँ, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। ये दोनों जहां पर इक्वल हो जाएगा, वही पॉइंट होगा इफेक्टिव डिमांड का। ये वाला क्या पॉइंट होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा इफेक्टिव डिमांड का, इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड, ये वाला पॉइंट होगा। अब इसको हम डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। अब बात ये होता है कि जहां पर कि इन दोनों का दोनों इक्वल हो जाएगा, वहां पर क्या वो इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होगा? क्योंकि हम जब ADF का बात कर रहे हैं या ASF का बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है? हम गुड्स को प्रोड्यूस करके सेल करने की बात कर रहे हैं, या यहाँ पर सेल करने की बात कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट देकर, यानी कि रोजगार में लोगों को लगा के ही हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्या जितने लोग इकोनॉमी में रोजगार को चाह रहे हैं, वो उनको मिल रहा है रोजगार? तो इसमें हम डायग्राम से दिखाएंगे कि ये जरूरी नहीं है कि जहाँ पर कि ADF और ASF, जहाँ पर कि इफेक्टिव डिमांड का इक्विलिब्रियम पॉइंट हमको मिलता है, वो फुल एम्प्लॉयमेंट का ही बिंदु हो। इसलिए जो है हम केन्स की थ्योरी में हम देखते हैं, या केन्स के द्वारा कहा गया कि अल्प रोजगार संतुलन भी अर्थव्यवस्था में हो सकता है। इस मतलब अंडर अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी हो सकता है। तो उसको हम एक डायग्राम से दिखाते हैं। अब हम देखते हैं कि उसका इक्विलिब्रियम कैसे होता है। सबसे पहले हम दिखाते हैं कि जो ADF है, समग्र मांग फलन, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, ये कर्व कैसा होता है?
तो ये कर्व जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। पहले ही हम बता चुके हैं जो एक्सेप्ट लेबर जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि जब हम उत्पादन बढ़ाने का बात करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो बढ़ेगा। तो जो एडीएफ जो फंक्शन होता है कुछ ऐसे होता है। एडीएफ ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ये एम्प्लॉयमेंट है, और ये जो है एक्सपेक्टेड इनकम है, एक्सपेक्टेड इनकम है वाई एक्सिस पे। अब हम देख रहे हैं कि कैसा रिलेशन है। जब ये N1 था तो हमारा ये सपोज करते y था, जैसे जैसे रोजगार बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा जितना रोजगार बढ़ा रहे हैं उससे कहीं अधिक हमारा इनकम बढ़ रहा है। रोजगार बढ़ा रहे हैं, इनकम बढ़ रहा है, लेकिन एक बिंदु के बाद हम देखते हैं कि जितना हमारा इनकम बढ़ रहा है उससे कहीं अधिक हमको रोजगार में वृद्धि करना पड़ रहा है। यानी कि जो एक्सपेक्टेड इनकम है एक पॉइंट के बाद वो घटना स्टार्ट हो जा रहा है। वैसे भी शॉर्ट रन में लॉ ऑफ प्रोडक्शन है भी कि जो परिवर्तनशील साधन की मात्रा को जो जो स्थिर साधन के साथ हम लगाते जाते हैं, एक बिंदु के बाद जो है हमको इंक्रीजिंग मीन्स लागत बढ़ता हुआ जाता है, तो कॉस्ट जो है इंक्रीजिंग हो जाता है। तो इसलिए जो है एक बिंदु के बाद जाकर जो एडीएफ है हमारा एग्रीगेट डिमांड फंक्शन है शार्पली बढ़ रहा है, उसके बाद वो क्या हो रहा है, कम होना स्टार्ट हो जा रहा है। उसी प्रकार जब हम सेकेंड ASF का बात करें, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन यानी कि समग्र पूर्ति फलन, तो वो ऐसा हो जाएगा। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फंक्शन कुछ ऐसे करके जाके और ये सीधा हो जाता है ऐसे इस बिंदु पर जाके। हम मान लेते हैं इसको E है, उसके बाद ये ऐसे हो जाता है। इसका ये जो है AS है, F हटा देना, एग्रीगेट डिमांड AS है, और यहाँ पर जो है एक्सपेक्टेड कॉस्ट है, ये क्या है, कॉस्ट है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट है, और ये सेम एम्प्लॉयमेंट है। हम देखते हैं जब ये स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि ये बढ़ रहा है, अचानक से जो है ये बेलोच हो जा रहा है इस E पॉइंट पर। इस पॉइंट के बाद वो वर्टिकल हो जा रहा है, बेलोच हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि अब जो है लेबर सप्लाई हम नहीं दे सकते हैं, यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट हो जा रहा है। जितने लेबर हैं अवेलेबल, यानी कि जितने काम करने के इच्छुक लोग हैं वो सारे लोग रोजगार में लग गए हैं और रोजगार को नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसलिए जो है ये ई बिंदु के बाद जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो क्या हो जा रहा है, बेलोचदार हो जा रहा है। ऐसे करके ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे, और ये अचानक से ऐसे मीन्स ये वाला जो पॉइंट है ये फुल एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट है। ये वाला जो है यानी इकोनॉमी में जो है यदि इसको N लें तो ये NF है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। अब इससे ज्यादा हम मजदूर को नहीं बढ़ा सकते। अब इन दोनों कर्व को हम मिला दें तो हमारा जो इफेक्टिव डिमांड पॉइंट्स, इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है निकल जाएगा। तो उसको हम इन दोनों को मिला के देखते हैं क्या होता है। अब हम देखते हैं इक्विलिब्रियम कहाँ पर आता है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, रिसिप्ट्स एंड कॉस्ट दोनों हो जाएगा, क्योंकि हम सप्लाई फंक्शन भी इसमें डाल रहे हैं, ADF भी है, ASF भी है, तो हम इसको रिसिप्ट्स एंड कॉस्ट दोनों को Y पर दिखाते हैं
और एम्प्लॉयमेंट को हम y पर दिखाते हैं। ये जो है हमारा AD फंक्शन और ये जो है हमारा AS फंक्शन। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है उस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम अभी थोड़ा सा और ऐसे ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे बताते हैं। ये जो पॉइंट है E, यही हमारा यहाँ पर AD जो है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर हो गया। यानी कि ये जो E पॉइंट है यही पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट है। पॉइंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड, यानी कि रोजगार का जो स्तर है वो N है। ये रोजगार का स्तर ON यानी E बिंदु पर, ये केन्स के अनुसार ये है कि ON जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी कि जो ये एम्प्लॉयमेंट लेवल ON है वो अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, यानी अल्प रोजगार का स्तर भी हो सकता है। तो इसको फुल एम्प्लॉयमेंट के स्तर पर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। यदि हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है तो क्या होगा, इकोनॉमी में और रोजगार जनरेट होगा और फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच जाएगा। अब इसमें दो तीन चीजें जानना है कि शॉर्ट रन में केन्स जो है इसको जो है एग्रीगेट सप्लाई को कांस्टेंट रखा है। ये क्या है, कांस्टेंट है। तो चेंज किस में कर सकते हैं हम, एग्रीगेट डिमांड में कर सकते हैं चेंज। एग्रीगेट डिमांड में हम देखते हैं कि एग्रीगेट डिमांड में क्या है, तीन चीजें हैं। पहला है गुड्स, फाइनल गुड्स, डिमांड फॉर फाइनल गुड्स, डिमांड फॉर फाइनल गुड्स, सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट। जो यानी इसको यदि हम कंजम्पशन में ले लें, इसको यदि हम कंजम्पशन में ले लें तो केन्स सपोज करते हैं कि अल्पकाल में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है। जब हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो जाएगा तो हम एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएंगे कैसे, यानी कि इन्वेस्टमेंट में हम चेंज करके एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में चेंज करके, तो अब इस जगह पर जो हम आते हैं, यदि हम टोटल एग्रीगेट को सपोज करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में जो है ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी आता है। गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट जो इन्वेस्ट करेगी वो भी इसमें आता है। यानी एग्रीगेट डिमांड में सरकार के द्वारा खर्च भी आता है। यहीं पर जो है जो फुल एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी थी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के द्वारा, जो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस को नकारते थे, वो बोलते थे वो ऐसा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एज्यूम किए थे जहां पर कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होगा तो डिसइक्विलिब्रियम होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट में डिसइक्विलिब्रियम होगा। जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ, जब ऐसे भी हम लोग जानते हैं जब डिप्रेशन होता है, जबकि मांग बहुत कम हो जाता है, तो उस समय जो है मांग को बढ़ाने के लिए, मांग कम होगा तो क्या करेंगे, प्राइवेट इन्वेस्टर जो है
नहीं करेंगे। उन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हतोत्साहित होता है। तो उस समय जो है गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, मानव कल्याण पे खर्च करना पड़ेगा, जो लिक्विडिटी आए मार्केट में, लोगों के हाथ में आए और उससे डिमांड बढ़े, जिससे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो हो। जब हम डिमांड करेंगे गुड्स का तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। तो हम देखते हैं कि जब इस तरह की स्थिति होती है, जब हमारा कंजम्पशन और इनकम में गैप होता है, तो निवेश में परिवर्तन करके हम जो है एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा सकते हैं। तो इसका क्या है, एग्रीगेट सप्लाई इज कांस्टेंट इन शॉर्ट रन, we can change aggregate demand, but if we change aggregate demand, consumption cannot be changed in short run, only investment can be changed। सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट चेंज हो सकता है, और इसमें इन्वेस्टमेंट जब चेंज होगा तो गवर्नमेंट का रोल आता है कि सरकार के द्वारा भी निवेश होगा, तो हमारा जो ये एग्रीगेट डिमांड फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये AD1 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है NF होगा, और ये E1 हुआ, ये जो है फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल होगा। तो हम क्या देखते हैं कि जरूरी नहीं है जब हमारा जो ADS एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो तो फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। फुल एम्प्लॉयमेंट के पहले भी अर्थव्यवस्था जो है इक्विलिब्रियम में, संतुलन में आ सकती है। यह जरूरी नहीं है कि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार पर ही संतुलन में हो। इसको हम एक अलग फिगर से भी दिखा सकते हैं, उसको हम ऐसे दिखा सकते हैं जिसमें हम दिखाएंगे कि गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर कैसे हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को गेन कर सकते हैं। अब हम इस फिगर से भी हम दिखा सकते हैं कैसे हमारा अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो सकता है, और कैसे हम शॉर्ट रन में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर फुल एम्प्लॉयमेंट गेन कर सकते हैं। ये जो है हमारा Y = CS सप्लाई लाइन है, ये हमारा कंजम्पशन लाइन है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। पहले एक्स एक्सिस पर हम एम्प्लॉयमेंट को दिखाएंगे और इनकम, वही इनकम होगा, वही एम्प्लॉय। यहाँ पर हम जो है कंजम्पशन होगा या कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट या सेविंग, तीनों ही हमारा इस पे। अब आता है कि ये हो गया हमारा कंजम्पशन। ये वाला जो लाइन है ये है C+I, यही वाला लाइन यानी कि जो सेविंग जो है वो हमारा इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। ये जो लाइन है Y, ये हमारा इनकम लाइन। ये जो इक्विलिब्रियम हो रहा है E पर, ये वाला जो इक्विलिब्रियम E पर हो रहा है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। दिस इज नॉट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर OY एम्प्लॉयमेंट जो है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, हम पहले ही बताएं कि केन्स जो है वो सपोज किए हैं कि अल्पकाल में एग्रीगेट सप्लाई क्या होगा, सप्लाई साइड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। डिमांड को हमको चेंज करना पड़ेगा। डिमांड में भी यदि हम दो तरह का डिमांड ले, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, तो कंजम्पशन यानी उपभोग व्यय कांस्टेंट होगा। निवेश में हम परिवर्तन करके जो है डिमांड को बढ़ा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि यदि हम निवेश में परिवर्तन कर दें,
निवेश में C+I+I1। जब हम निवेश में परिवर्तन कर रहे हैं तो जो हमारा इनकम हो रहा है ये जो है इसको YF, यही फुल एम्प्लॉयमेंट का जो है लेवल है। तो हम इस प्रकार देखते हैं केंजियन थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अर्थव्यवस्था फुल एम्प्लॉयमेंट के पहले भी इक्विलिब्रियम में रह सकती है। यदि फुल एम्प्लॉयमेंट में लाना है तो हमको इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। इफेक्टिव डिमांड को भी बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था में निवेश करना पड़ेगा। जब यदि चूंकि इनकी जो थियरी 1936 में आई तो उसके पहले जो है पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा विश्व जो है महान मंदी से गुजरा था। तो उस समय जो क्लासिकल जितनी भी थियरी थी वो क्या हो गई थी, फ्लॉप हो गई थी, वो काम नहीं आ रही थी। उस समय जो है केन्स का उदय हुआ और उस समय ये महसूस किया गया कि अर्थव्यवस्था में सरकार का जो है इंटरफेरेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मंदी होता है, डिप्रेशन होता है, उसमें जो है प्राइवेट इन्वेस्टर जो है इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते हैं। उस समय सरकार को निवेश करके पैसा जो है लोगों के हाथ में लाना होगा, तो जो है अर्थव्यवस्था का विकास होगा और हम जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को जो है अचीव कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।